हेलो दोस्तों, 10 क्लास स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और हम लोग आज रसायन शास्त्र पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ेंगे, जिसमें मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम लोग ध्यानपूर्वक इसमें देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ये एग्जाम के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और एग्जाम में हमेशा आता रहता है। इसलिए आप सारे क्वेश्चन को, आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए और बहुत आनंद और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं। सबसे पहले देखिए, रासायनिक अभिक्रिया कह रहा है तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है कि जब दो पदार्थ आपस में मिल के नया कोई पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो एक अभिक्रिया होता है जिसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है, कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया होगा तो कोई पदार्थ भाग लेगा, तब न भाग लेने के बाद कोई प्रतिक्रिया होगा, उसके बाद कोई चीज का निर्माण होगा। तो वही कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में अभिकारक, प्रतिफल दोनों या नॉट, मतलब इनमें से कोई नहीं। देखिए, अभिकारक, प्रतिफल दोनों या इनमें से कोई नहीं, तो उसको कहते हैं अभिकारक। जो रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले जो पदार्थ भाग आपस में लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए, तो उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम लोग प्रतिफल कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले जो पदार्थ हैं उसको हम लोग अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू, अभिकारक कहेंगे। और जो रासायनिक अभिक्रिया हो गया तो कोई नया पदार्थ जरूर बनेगा, तो उस नए पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। बोलिए, क्लियर हो गया था कंसेप्ट। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे देखा जाए। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों, किसको बाबू, अभिकारकों, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले, ठीक है, अभिकारकों के कुल भार जो होते हैं उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। तो उसको क्या कहते हैं, कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद, दोनों में कह रहा है कि अभिकारकों के कुल भार तथा उत्पादक के कुल भार, ना, अभिकारकों के कुल भार और उत्पादक, उत्पादक का मतलब होता है प्रतिफल, उत्पादक का मतलब क्या होता है, प्रतिफल। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले और रासायनिक अभिक्रिया के बाद उत्पादक के कुल भार के बराबर को क्या कहते हैं, मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जब बराबर होंगे तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे कि दोनों कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं। देखिए, जब रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं तो वो तो अभिकारक हो गए, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बना वो तो प्रतिफल हो गया। तो अब दोनों तरफ जो तत्व के परमाणु संख्या जब आपस में बराबर रहेंगे तो उसको क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण याद कीजिए, दो तरह का होता है, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण कब होगा, जब अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्याएं सब आपस में बराबर रहेगा तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होगा कि अभिकारक तरफ तत्व के परमाणु संख्या कुछ और रहेगा और प्रतिफल के तरफ परमाणु संख्या जो होंगे वो कुछ और रहेंगे, तो वो कहलाते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए, आपको याद तो हो गया होगा। चलिए, बहुत तेज लड़के हैं, आप लोग को एकदम याद हो गया होगा। तो उसको कहते हैं जब दोनों तरफ आपस मान बराबर होते हैं तो वो कहलाते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर देख लिया जाए कौन सा समीकरण संतुलित है। तो बताइए, हम अभी क्या बताएं, अभिकारक से पहले और अभिकारक के बाद जब दोनों तरफ तत्वों की परमाणु संख्याएं आपस में समान होती हैं, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम संतुलित रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो कौन सा समीकरण संतुलित है, तो H2Cl2 है ना, इधर H2Cl2, इधर है HCl, तो ये तो नहीं ना है संतुलन। देखिए, इधर है यहाँ पर H पर 2 गो है, क्लोरीन पर 2 ठो है, और यहाँ पर देखिएगा ये नहीं है आपस में संतुलित। हमको संतुलित खोजना है। तो देखिए, यहाँ पर
यहाँ पर 4 ठो है, यहाँ पर 2 ठो है, ये भी नहीं है। और इसमें भी देखिए यहाँ भी 1 है, यहाँ पर देखिए 4 गो नहीं है। लेकिन इसमें देख लिया जाए H2Cl2, तो दो गो H है और Cl भी कब है 2 ठो, क्योंकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह रहता है। H के लिए भी 2 होता है और Cl के लिए भी 2 होता है, और हाइड्रोजन के लिए 2 है, Cl के लिए भी 2 है, और यहाँ दोनों के लिए 2 है। तो संतुलित मतलब बराबर क्या है, H2 और Cl2। और यहाँ पर ये प्रतिफल के बाद जो प्रतिफल प्राप्त हो रहा है 2HCl प्राप्त हो रहा है, इसलिए संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। बोलिए समझ में आ रहा है बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखा जाए, कौन सा समीकरण असंतुलित है, कौन सा समीकरण असंतुलित है, यानी कि अभिकारक की ओर कुछ और रहेगा, प्रतिफल की ओर कुछ और रहेगा। तो यहाँ पर देख लिया जाए परमाणु संख्या दोनों तरफ बराबर है या नहीं है, तो असंतुलित कह रहा है कौन है, तो यहाँ पर देख लिया जाए FeCl2, यहाँ पर ये जो मिल रहा है शुरू में असंतुलित मिल गया। देखिए Fe एगो है, Cl2 2 गो है, यहाँ पर क्या है 3 गो है, तो यही शुरू में क्या मिल गया, असंतुलित मिल गया, अर्थात यही असंतुलित अभी मिल गया, तो इसका मतलब सब संतुलित होगा। ठीक है ना, सब संतुलित होगा, क्योंकि हमको खोजना था क्या, असंतुलित खोजना था। चलिए तो बात समझ में आ गया। अब देखिए LPG का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन होता है। LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म से मतलब नहीं है, कह रहा है कि इसका मुख्य घटक क्या होगा। तो मुख्य घटक मतलब LPG में कौन जो गैस होता है सबसे इंपॉर्टेंट गैस होता है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं इसका मुख्य घटक क्या है। LPG में जो गैस होते हैं बहुत सारे, तो उसमें सबसे मुख्य घटक क्या है, तो मीथेन है कि इथेन है कि प्रोपेन है कि ब्यूटेन है, तो वो आपका क्या है, ब्यूटेन होता है। क्या होता है, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आता है कि LPG का मुख्य घटक क्या है, ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन होता है। देखो LPG में गैस भराता है, जिसका LPG में कोई काम नहीं रहता है, लेकिन काम तो समझिए कि बहुत ज़्यादा रहता है, वो स्मेल देता है, उसी से मालूम चलता है कि गैस सिलेंडर जो लीक है कि नहीं है, जबकि वो ज्वलन के लिए नहीं होता है, वो जलता नहीं है, लेकिन उसमें से गैस जो निकलता है ना तो लीक होता है, तो मालूम चलता है कि यह गैस LPG लीक हो गया है। क्योंकि LPG को कहा जाता है गंधहीन गैस ना, जिसमें गंध नहीं होता है। LPG गैस में गंध नहीं होता है, लेकिन LPG गैस सिलेंडर में वो गैस को फेंटा जाता है, ताकि LPG गैस जब लीक होगा तो उसी गैस के सहारे मालूम चल जाएगा कि LPG गैस के अंदर जो गैस भरा हुआ है वो लीक है। तो वह गैस का जो नाम है, वो गैस का नाम है एथिल मार कैप्टेन। पता है उस गैस का क्या नाम है, एथिल मार कैप्टेन, जो लीक को मालूम कर बताता है। तो ये बात इसमें एक सीख गए। तो अगर पूछेगा LPG का मुख्य घटक क्या है, तो ब्यूटेन बताइएगा। बताइए, किसी को कोई तो दिक्कत नहीं हो रहा है बाबू, सभी बात समझ में आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, लिख देखिए, किस धातु को, यहाँ पर मिट गया है, किस धातु को, बी ऑप्शन है, किस धातु को चाकू से काटा जाता है, किस धातु को चाकू से काटा जाता है। ठीक है, तो आप लोग को इसमें याद कर लेना है नकली। ठीक है ना, नकली से आपको याद कर लेना है, किससे याद कर लेना है, नकली। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये 3 गो जो चीज होता है वो धातु, 3 गो जो चीज होता है उसको चाकू से काट सकते हैं। याद करिए, सोडियम, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम और एक होता है लिथियम। ठीक है ना, ये 3 चीज को हम लोग क्या करते हैं, इस 3 चीज को हम लोग क्या करते हैं, काटते हैं। किससे काटते हैं, तो हम लोग इस 3 चीज को चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को, पोटेशियम को और लिथियम को। तो कह रहे किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो लोहा है, चांदी है, सोडियम है, तांबा है। तो किसको आप चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। किसको चाकू से काट सकते हैं, सोडियम को चाकू से काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए, रासायनिक समीकरणों को उपयोगी बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन उपयुक्त नहीं है। मतलब रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जरूरी नहीं है, तो कह रहा है भौतिक अवस्था का निरूपण। हाँ, किया जाता है, भौतिक अवस्था का तो निरूपण किया जाता है। जैसे कि गैस को आदमी G लिखता है, द्रव को आदमी La लिखता है ना, ठोस को S लिखता है, S साल्ट ठोस।
तो वही कहा रहा है भौतिक अवस्था। ठीक है, इसको करते हैं, ऊष्मा को दर्शाते हैं। जब ऊष्मा निकलता है, हीट निकलता है, तो नहीं तीर बनाकर इसे दर्शाया जाता है रासायनिक समीकरण में, तो वो तो दर्शाइबे करते हैं, ऊष्मा को तो दर्शाइबे करते हैं, और छेप को भी दिखाते हैं, और छेप को भी दिखाया जाता है। तो सूत्रों को मातृभाषा में लिखना ये नहीं होता है, सूत्रों को मातृभाषा में नहीं लिखा जाता है। अब देखिए, एलपीजी में गंध के लिए कौन सा गैस मिलाया जाता है, बताइए। अभी जस्ट बताइए, अगर आप इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से सुना होगा 5 क्वेश्चन को, तो इसका आंसर बाबू आप आराम से बता दीजिएगा कि एलपीजी में गंध के लिए कौन सा गैस मिलाया जाता है। एथिल मॉर्केप्टेन, प्रोपेन, इथेन और मीथेन। चलिए आप इसको बताइए, कमेंट कर बताइए। आप कमेंट में लिखिए कि सर जी ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखकर जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। एथिल मॉर्केप्टेन होगा कि प्रोपेन होगा कि इथेन होगा कि मीथेन होगा। एलपीजी में गंध के लिए इसलिए मिलाया जाता है ताकि लीक मालूम चले, गैस में जो लीक है उसको मालूम चले। वो गैस लीक के लिए कौन सा आंसर होगा, चलिए बताइए। इसका ऑप्शन आप लोग कमेंट में लिखकर जरूर डालना है, ठीक है ना। चलिए ये आपका आंसर कमेंट में आप डालिए। जब इसको ध्यान से आप सुने होंगे 5 नंबर क्वेश्चन, तो अपने आप आपका आंसर मिल जाएगा कि इसमें कौन सा आंसर होगा। चलिए ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का मतलब क्या होता है, बिना, जिसमें ना कहते हैं निकलता है आँच, आँच है जिसमें से आग का ऐसे ई होता है। ज्वाला का मतलब आग वैसे जलता है ना, तो ये आग के लपक नहीं कहते हम लोग कि लपक निकल रहा है, आग के लपक। तो बिना ज्वाला का कौन सा पदार्थ, यानी कि बिना ज्वाला का कौन सा पदार्थ ज्वाला का जलता है, कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, बताइए। किरोसिन तेल, कोयला की मोमबत्ती की मीथेन गैस, बताइए कि कौन बिना ज्वाला का जलता है। किरोसिन तेल, कोयला की मोमबत्ती की मीथेन गैस, क्या होगा आंसर इसका, देखिए कोयला होगा। क्या होगा, कोयला। कोयला बिना ज्वाला का जलता है, इसमें इतना आँच होता है, ये आँच में जलता है ना, ये जलता है, इसे फकता नहीं है कि धर लिया है खूब फक फेंक रहा है, वैसे नहीं होता। इसमें इतना आँच होता है तो आँच ले जलता है, इसमें ज्वाला का मतलब बिना ज्वाला का ही जलता है। कौन, तो कोयला। अच्छा, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। चिप्स आप लोग खाते हैं, चिप्स, कुरकुरे, तरह तरह का चीज़ होता है, और चिप्स, कुरकुरे और बहुत तरह का चीज़ खाने वाला रहता है, तो उसके पैकेट में जो है कौन सा गैस भरा रहता है, बताइए। आप सभी लोग को याद होगा, जरूर बताइए। तो चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है, ऑक्सीजन भरा रहता है। ऑक्सीजन भरा रहेगा तो बड़ा जल्दी खराब हो जाएगा, ये तो बात समझ रहे ना। ऑक्सीजन भरा रहेगा तो 2-4 दिन में चिप्स 4 दिन 5 दिन में खराब हो जाएगा। ऑक्सीजन तो नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोजन भी नहीं होगा, अमोनिया तो एकदम नहीं होगा, तो क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, नाइट्रोजन, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा, नाइट्रोजन। बताइए चिप्स के पैकेट में क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। अगर कोई पूछेगा कुरकुरा के पैकेट में क्या रहता है, तो नाइट्रोजन रहता है। तो चिप्स, कुरकुरा, तरह तरह के गुल, बादाम पकौड़ा के कौन कौन पकौड़ा होता है, उस सब पैकेट में जो होता है कौन सा होता है, नाइट्रोजन गैस होता है। बोलिए बाबू, समझ में सब चीज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं हो, क्या कहलाती है। देखिए आपको बता दे रहे हैं, इधर होता है अभिकारक। बोलिए बाबू, इधर क्या होता है, अभिकारक। इधर क्या होता है बाबू, अभिकारक। तीर के निशान होता है, फिर उसके बाद होता है प्रतिफल। क्या होता है बाबू, प्रतिफल। जब तीर के निशान से पहले जितना भी है वो सारा संतुलित करते हैं इनके लिए, ठीक है। तो जब दोनों तरफ बराबर बराबर तत्वों के परमाणु संख्या रहेगा, देखिए ध्यान से समझिएगा बाबू, तीर से पहले लेफ्ट में LHS, मैथ नहीं है लेकिन मैथ जैसा समझ लेना है, RHS, तीर से पहले LHS मतलब लेफ्ट में तत्वों के जितना परमाणु संख्या होगा उतना ही राइट में तत्वों के परमाणु संख्या होना चाहिए। अगर दोनों तरफ बराबर बराबर तत्वों के परमाणु संख्या है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।
अभिकारक तरफ अप्रतिफल तरफ दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या जब बराबर नहीं होंगे तो उसको कहेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो क्वेश्चन में कह रहा है ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं हो तो क्या कहलाती है। चलिए बता दीजिए हमारे तेज तेज बहादुर बच्चे, क्या होगा बाबू, क्या होगा बताइए। तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे कि पूर्ण समीकरण कहेंगे कि अपूर्ण समीकरण कहेंगे। एक बार ध्यान से फिर से पढ़ लीजिए। ऐसा समीकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं हो क्या कहलाती है। तो उसको कहते हैं असंतुलित समीकरण। उसको क्या बोलते हैं, असंतुलित समीकरण। बताइए समझ में तो बढ़िया से सब आया। चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण है मतलब H2 + Cl2 और 2HCl कौन सा समीकरण है। यह जो है अपघटन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है। तो ये तो आप जानते हैं कि यह जो है कौन सी रासायनिक समीकरण है। देखिए अपघटन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है कि एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाना, ठीक है। संयोजन अभिक्रिया क्या है कि दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नया पदार्थ का निर्माण करना, ठीक है, या दो तत्वों मिलकर एक नया यौगिक का निर्माण करना, ठीक है। अच्छा, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है, इसमें क्या होता है कि दो यौगिकों के जो तत्व होते हैं आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व के यौगिक जाकर दूसरे से संयोग कर लेता है, तो ये कहलाता है विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए ये सब छोड़ देकर हम लोग देखते हैं कि H2 + Cl2 जो है वो क्या हो रहा है, संयोग करके एक नया जब पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा अभिक्रिया कहेंगे। तो देख लीजिए, जब दो पदार्थों को जोड़कर एक नया पदार्थ का निर्माण किया जाता है, इसका मतलब संयोग किया जा रहा है, इसका मतलब दो पदार्थों को जोड़कर एक नया पदार्थ बनाया जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान से समझना है, कंसेप्ट एकदम इजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे तो हम चारों के बारे में डिफाइन कर दिए, चारों के बारे में परिभाषा बता दिए कि अपघटन का मतलब होता है कि एक पदार्थ टूटकर क्या होता है, दो विभिन्न पदार्थों में बढ़ जाता है। संयोजन में क्या होता है, दो पदार्थ जुड़कर एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। द्विविस्थापन में क्या होता है कि पदार्थ टूटकर दो आपस में बदल जाते हैं। और विस्थापन में क्या होता है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थों से जाकर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर हो गया कि दो पदार्थों का जोड़कर एक नया पदार्थ बना, तो इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। बोलिए क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो पदार्थों से एक नया पदार्थ का बनना क्या होता है बाबू, संयोजन अभिक्रिया होता है। संयोजन का मतलब होता है जोड़, और जोड़कर नया पदार्थ का बनना संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। देखिए दिमाग में घुस जाएगा, तब 100% सारा चीज दिमाग में घुसेगा। अब यहाँ पर थोड़ा देख लिया जाए, 2Mg + O2 मिलकर 2MgO, यह किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है, यह किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर Mg 2 ठो है और ऑक्सीजन 2 ठो है, तो 2 ठो Mg और 2 ठो ऑक्सीजन। तो यहाँ पर देख लीजिए Mg जो है 2 ठो है, ऑक्सीजन भी क्या है 2 ठो है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे देख लिए ना कि Mg 2 ठो और ऑक्सीजन भी 2 ठो, उसी तरह से 2 ठो यहाँ पर Mg भी है और 2 ठो ऑक्सीजन भी है, क्योंकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह छिपा है। यह किस प्रकार का रासायनिक समीकरण है। तो आपको बताना है कंकाली रासायनिक समीकरण है कि संतुलित रासायनिक समीकरण है कि ऊष्माशोषी रासायनिक समीकरण है या ऊष्माक्षेपी रासायनिक समीकरण है। तो कंकाली का मतलब क्या होता है, कंकाली कहिए या फिर से आप इसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहिए, दोनों बात बराबर है। कंकाली का मतलब होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि दोनों तरफ जो तत्व के जो परमाणु की संख्या है
वो दोनों तरफ आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। दोनों तरफ परमाणुओं की जो संख्या है क्या है, आपस में बराबर है, इसीलिए क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, लोहे को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। जब लोहा पर जिंक मतलब जस्ता का परत चढ़ाया जाता है तो वह प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है, यह क्वेश्चन है। तो लोहा हो गया ना बाबू, तो लोहा पर जब जस्ता का परत चढ़ाएंगे तो वह जो प्रक्रिया होता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो संक्षारण कहते हैं, गैल्वेनीकरण कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, क्या कहते हैं। तो उस तरह की अभिक्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं, इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। यह इसलिए किया जाता है, लोहे पर जस्ता का परत इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि लोहा का जो है संक्षरण न हो सके, लोहा जो है बर्बाद न हो सके, उसको कहा जाता है पेंट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, पेंट हो रहा है। तो वो तरीका को क्या कहा जाता है, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन को देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन, क्या बाबू, ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है ना। तो देखिए, उपचयन कहलाता है कि अपचयन कहलाता है कि संचरण कहलाता है कि कोई नहीं। जब रासायनिक अभिक्रिया होगा और ऑक्सीजन जब आकर जुटता है तो वह क्रिया को कहा जाता है उपचयन अभिक्रिया। क्या कहा जाता है, उपचयन कहा जाता है। और जब ऑक्सीजन का त्याग होता है, जब ऑक्सीजन का क्या होता है, त्याग होता है, तो उसको कहा जाता है अपचयन। तो याद कर लीजिए, ऑक्सीजन आना यानी कि ऑक्सीजन का अभिक्रिया के फलस्वरूप योग होना उपचयन कहलाएगा और ऑक्सीजन का त्याग होना अपचयन कहलाएगा। ये आपको उपचयन और अपचयन बढ़िया से याद कर लेना होगा। बोलिए बाबू, क्या कहे हैं, ऑक्सीजन का योग, ऑक्सीजन का योग उपचयन है ना, और ऑक्सीजन का परित्याग क्या, अपचयन। ठीक है, क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आगे देखा जाए, सीएनजी का मुख्य अवयव कौन सा है, कौन सा है। तो सीएनजी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, कॉम्पैक्ट नेचुरल गैस। तो सीएनजी का मुख्य जो अवयव है कौन सा है, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो सबसे पहले बता देते हैं, सीएनजी से आजकल नया नया सब देख रहे हैं कि गाड़ी उड़ी सब सीएनजी वाला, टेम्पू उम्पू तरह तरह का गाड़ी उड़ी सब निकल गया, ऑटो निकल गया है, जो ऑटो रिक्शा या ई रिक्शा कहते हैं। ई रिक्शा तो नहीं है, जो सीएनजी वाला जो टेम्पू टाइप का चल रहा है, वो सब गाड़ी जो है सीएनजी गैस जिसमें डालकर सीएनजी गैस से चलाया जाता है। तो सीएनजी गैस जो है इसका मुख्य जो अवयव है वो मीथेन गैस है। कौन सा है, मीथेन गैस है। और क्या होता है, जैसे गोबर गैस निकलता है ना, तो गोबर गैस में भी मीथेन ही उसका मुख्य अवयव होता है। या फिर से आपको जैसे देखते होंगे, एक बात और है इसमें कि सीएनजी से घर में ईंधन के रूप में सीएनजी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। घर में खाना बनाने के लिए सीएनजी गैस का उपयोग नहीं किया जा सकता है। सीएनजी गैस से जैसे ऑटो जो तरह तरह की जो गाड़ियां हैं वो सब चल रही है। ठीक है, तो आता है गोबर गैस में भी कौन सा गैस निकलता है, तो गोबर गैस में भी मीथेन गैस निकलता है, जिसको बायोगैस बोलते हैं। बायोगैस में आता है तो वो मीथेन ही है। क्या सीखे, गोबर गैस में मीथेन, ठीक है, गैस निकलता है। और सीएनजी का मुख्य अवयव क्या है, मीथेन है। और जो सीएनजी से है ईंधन का रूप में घर पर खाना नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ सब सीख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग इस बात को सुन रहे हैं और बढ़िया से सीख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे देखा जाए, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। सबसे पहले देखिए कि अवक्षेपण अभिक्रिया है से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो यह जो प्राप्त होता है ना, यह विलय होता है कि अविलय होता है कि उदासीन होता है कि सभी। देखिए, अवक्षेपण जो अभिक्रिया होता है वो अविलय होता है, वो विलय नहीं होता है, वो अविलय होता है। पानी में एकदम अलग अलग बढ़ जाएगा, लगभग नहीं करेगा एकदम। पानी में अगर उसको डालिएगा तो अवक्षेपण अभिक्रिया जो है ना वो पानी से अलग हो जाता है। जैसे कि देखिए, बालू देखे ना,
बालू देखिए, बालू को अगर पानी में फेंटिएगा तो फेंटा जाएगा बालू, नहीं ना। तो वो अवक्षेपण का मतलब ये होता है कि वो मिले नहीं, घुले नहीं, अलग रहे, ठीक है, एकदम साफ मालूम चल जाए। तो उस तरह के पदार्थ को जो अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार के लवण प्राप्त होते हैं, तो अविलय, जो पानी में विलय नहीं होता है, ठीक है, अविलय। देखिए श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी है कि मंदहन है कि इनमें से कोई नहीं। तो श्वसन कह रहा है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्मा क्या होगा, क्षेपी होगा, क्या होगा, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी का मतलब कि श्वसन हम कर रहे हैं तो ऊष्मा परित्याग हो रहा है, ऊष्मा निकल रहा है। जैसे नाक ऐसे किए, ऐसे देखिए तो जा रहा है, जब जाने से मतलब नहीं है ऊष्मा का परित्याग, ऊष्मा हम थोड़े ले रहे हैं, जैसे सांस लिए तो ऊष्मा थोड़े लिए, नहीं ले लिए, ऊष्मा का क्या है, श्वसन कर रहे हैं तो ऊष्मा निकलता है, ऐसे लग रहा है ना, हिट टाइप का। तो इसमें क्या होता है, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा का परित्याग होता है। अच्छा, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखा जाए कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, मतलब सिल्वर क्लोराइड जो है किस कलर का होता है, किस रंग का सिल्वर क्लोराइड होता है, भुलाना नहीं है। सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है किस रंग का होता है, इसको भुलाना नहीं है, एकदम दिमाग में रख लेना है। सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर मतलब क्या, चांदी। चांदी कैसा रहता है बताइए तो, चांदी सफेद रहता है, उजला रहता है, तो सिल्वर क्लोराइड वो क्या होगा, सफेद होगा। तो इसको याद कर लीजिए, उसी तरह से यह क्या होगा, सफेद होगा। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है बताइए तो, सफेद होता है, ठीक है ना। सिल्वर मतलब चांदी, और चांदी का रंग सफेद होता है, इसलिए सिल्वर क्लोराइड में क्या होगा, सफेद होगा। कभी कभी सफेद आता है, श्वेत भी आता है, तो सफेद कहिए चाहे श्वेत कहिए, ठीक है। अब देखिए नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नमक, जो नमक हम लोग घरों में खाते हैं ना, उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, नमक को जो हम लोग घरों में खाते हैं उसका क्या रासायनिक सूत्र क्या होगा, ठीक है। देखिए बाबू, नमक का रासायनिक सूत्र, ठीक है, तो नमक का रासायनिक सूत्र लिखा है MgCl2 H2SO4 NaCl2, इनमें से कोई नहीं। बताइए ये क्या है, ये मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, और क्या है ये H2SO4 ना, सल्फ्यूरिक अम्ल है, और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड है। तो बताइए नमक का क्या होगा, नमक का जो होगा क्या होगा, नमक का क्या होगा, आपको बताइए नमक का क्या होगा बाबू, नमक का क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा। बताइए नमक का क्या होगा, सोडियम क्लोराइड होगा ना, NaCl, इसको कहते हैं सोडियम क्लोराइड। थोड़ा सा गर्मी लग रहा है ना, फैन बंद कर दिया जाता है इसीलिए कि फैन चालू होगा ना तो फिर आवाज़ आएगा, आवाज़ आएगा तो फिर मेरा आवाज़ आपके पास अच्छा से नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए फैन बंद कर देते हैं। देखिए अब है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है, रासायनिक जो है समीकरण है, ये किस तरह की अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है, तो ये किस तरह की रासायनिक समीकरण अभिक्रिया होता है। तो वो कह रहा है कि संक्षिप्त रूप होता है कि सांकेतिक निरूपण है कि पूर्ण रूप है कि इनमें से कोई नहीं। जैसे रासायनिक समीकरण होता है ना, जैसे कहते हैं ना कि जल प्लस है ना, मतलब सॉरी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या होता है, तो जल बन जाता है, क्या हो जाता है, जल। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बराबर जल। तो इतना बात को लिखे तो अब उसमें शॉर्ट में क्या लिख देते हैं, H+O2 है ना, 2H+O2 तो क्या बनता है 2H2, यानी कि हाइड्रोजन H2O बन जाता है। तो वो उसका क्या रूप कहलाएगा, संक्षिप्त रूप ना कहलाएगा, है क्या कहलाएगा बाबू, संक्षिप्त रूप कहलाएगा। तो रासायनिक समीकरण जो है अभिक्रिया का कैसा रूप है, रासायनिक समीकरण जो है अभिक्रिया का कैसा रूप है, तो संक्षिप्त रूप है, ठीक है। अब बताइए क्वेश्चन अगला है 22 नंबर क्वेश्चन, और 22 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा आप गेस कीजिए दिमाग में कि क्या होना चाहिए। देखिए बाबू, अब तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ करके कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग मेहनत आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। इतना गर्मी में मेहनत किसके लिए किया जा रहा है, आपके लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एकदम लाइक कीजिए, ठीक है, और दोस्तों में एकदम शेयर करना है, ठीक है। इतना गर्मी में मेहनत सब आप लोगों के लिए किया जा रहा है, इसलिए इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान रहना चाहिए, ठीक है ना। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बताइए साग सब्जी जो होता है
वो कंपोस्ट बनता है, सड़ जाता है, गल जाता है। कैसे साग सब्जी, साग सब्जियों को विघटित मतलब बर्बाद हो गया, साग सब्जी विघटित मतलब बर्बाद हो गया, और वह क्या हुआ, उसको सड़ गया, गल गया, उसको फेंका गया, तो उसमें से क्या होगा, गर्म उष्मा निकलेगा। गर्म क्या होगा, उसमें से उष्मा निकलेगा। तो उष्मा निकलेगा तो वो उष्मा को क्या करेगा, यह कह रहा है कि कंपोस्ट बनेगा। कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, तो वो अब इसमें लिखा है उष्मा शोषी कि उष्मा क्षेपी कि उभयगामी कि प्रतिस्थापन। तो उष्मा निकलना क्या कहलाता है, उष्मा क्षेपी कहलाता है। उष्मा निकलना क्या कहलाता है, उष्मा क्षेपी कहलाता है। उष्मा निकलना उष्मा क्षेपी, और उष्मा को अपने पास लेना, उष्मा को अपने पास लेना, उष्मा को लेना जो कहलाता है उष्मा शोषी कहलाता है, और उष्मा को निकालना क्या कहलाता है, उष्मा क्षेपी कहलाता है। तो उष्मा को निकालना उष्मा क्षेपी और उष्मा को लेना उष्मा शोषी। तो इस तरह से आपने इतना ऑब्जेक्टिव को देखा। आज हमने 22 ऑब्जेक्टिव क्लियर कराया। उम्मीद करते हैं कि 22 में 22 एकदम ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में एकदम घुस गया होगा, और आपने अभी तक जितना आपने वीडियो को देखा, एक बार फिर से दोबारा इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको होल टाइम एग्जाम के समय तक एकदम कंठस्थ आपके दिलो दिमाग में बात रहे। आपने हमारे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।